पहला क्वेश्चन है और ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है टू सम। इसे पढ़ के सुना देता हूँ कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। रिटर्न indices of two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. इसका मतलब समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक नम्स नाम की एरे है। पहले एग्जांपल को देख लो। ये नम्स नाम की एरे है पूरी एक, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और एक इंटीजर दे रखा है टारगेट। आपको इस नम्स के अंदर से दो ऐसे नंबर्स बताने हैं, टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू टारगेट। यानी कि इस नम्स के अंदर दो ऐसे नंबर हैं, दो ऐसे अंक हैं जिनका सम 9 के बराबर है, यानी कि टारगेट के बराबर है। तो इसके अंदर दो ऐसे एलिमेंट होंगे ही। मुझे ऐसे दो एलिमेंट दिख रहे हैं 2 और 7। तो 2 + 7 इज इक्वल टू 9। तो 2 की इंडेक्स और 7 की इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो जैसा आपका लिखा है ये नम्स 2, 7, 11, 15। तो जो इंडेक्स होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 की इंडेक्स 0 होगी, 7 की इंडेक्स 1 होगी, 11 की इंडेक्स 2 होगी, 15 की इंडेक्स 3 होगी। तो 2 + 7 9 है ना, तो 0 2 की इंडेक्स हो गई और 1 7 की इंडेक्स हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसकी वैलिडिटी हो गई मैथमेटिकल की। ऐसा क्यों है? क्योंकि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, नम्स ऑफ 0 क्या है? नम्स ऑफ 0 है 2, ये रहा, और नम्स ऑफ 1 है 7। तो 2 + 7 इज इक्वल टू 9। तो ये जो 0 और 1 है इसको रिटर्न कर देना आंसर के रूप में, इनके इंडेक्स को। क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता इन सब चीज़ों को कि क्या 2 है क्या 1 है, उसे इंडेक्स पे काम करना होता है। तो वो इंडेक्स से एक्सेस करता है इन एलिमेंट्स को। मेमोरी में ये इंडेक्स से स्टोर होते हैं, तो हमें इसके इंडेक्स को रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। इसमें एक जानने वाली बात और है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ये जो आखिरी लाइन लिखी है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो भाई हमें पता है कि 2 + 7 9 होता है और 9 ही हमें फाइंड करना है। तो अगर 2 + 7 9 होता है, यानी कि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 9 होता है, तो नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ 0 भी तो 9 ही होगा ना। नम्स ऑफ 1 प्लस नम्स ऑफ 0 ये भी 9 है। नम्स ऑफ 1 क्या है? 7 + 2 9 है। तो अगर हम 1, 0 रिटर्न करते हैं 0, 1 की जगह, तो ये भी वैलिड आंसर होगा। यही इन्होंने लिखा है कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। यानी कि इंडेक्स की अगर हम अदला बदली भी कर देते हैं, यानी कि एक को पहले लिख देते हैं दूसरे को बाद में लिख देते हैं, तो भी इसे ये वैलिड मान लेंगे, यानी कोई उससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिकली लॉजिकली भी वैलिड ही है। ये से मैं हटा देता हूँ। अब इसके आगे की एक बात और देखो, ये जो पहला लाइन है ना, इसके अंदर पहली लाइन, वो तो मैंने आपको समझा दी, ये वाली लाइन। ये जो उसकी आखिरी लाइन है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ये भी आपको समझा दी मैंने। अब बचा क्या? बचा ये बीच की लाइन कि यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, इस लाइन का एक बहुत एक गहरा मतलब है, जिससे ना इस क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो डिटरमाइन होती है। डिफिकल्टी क्या होती है क्वेश्चन की? लीड कोड में डिफिकल्टी होती है, पहली होती है इजी, दूसरी डिफिकल्टी होती है मीडियम, तीसरी डिफिकल्टी होती है हार्ड। तो ये जो ये लाइन है ना, ये वाला स्टेटमेंट, इससे डिटरमाइन होता है कि इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है। ऑलरेडी वी नो कि इसकी डिफिकल्टी ईजी है, इसकी डिफिकल्टी ईजी है। तो वो ईजी डिफिकल्टी को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है ना, वो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन। ये जो इसकी फर्स्ट लाइन है ना, क्वेश्चन की गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड टारगेट,
रिटन इंडाइसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। इससे इसकी डिफिकल्टी डिसाइड नहीं हो रही। इस क्वेश्चन को हम हार्ड भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम मीडियम भी बना सकते हैं। तो उसकी डिफिकल्टी डिसाइड हो रही है इसकी सेकंड लाइन से। अब वो कैसे हो रही है ये समझा देता हूँ आपको, ताकि आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि आपको इसके अंदर करना क्या है। एक ही टाइप का क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसके आगे उसके इर्द गिर्द क्या लिखा है। क्वेश्चन तो सिर्फ यही है पहली लाइन पे, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये दो बातें लिखी हैं। तो इससे डिटरमाइन हो रहा है कि ये भारी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। तो ये क्यों आसान है आपको दिखाता हूँ। जैसे एक नम एरे दे रखी है आपको, जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं जो टारगेट के बराबर हैं। तो लेट अस से एक नंबर दे रखा है 0, एक नंबर दे रखा है 10, एक नंबर दे रखा है 1, एक नंबर दे रखा है 2। ठीक है। अब आपको एक टारगेट दे रखा है, टारगेट दे रखा है आपको 10। ये इसके इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है? तो ऑब्वियसली 0 प्लस 10, यानी कि ये दो नंबर हैं जो टारगेट के बराबर हैं। तो 0 कौन सी इंडेक्स पे है? 0 पे। और 10 कौन सी इंडेक्स पे है? 1 पे। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। आसान चीज़ है। इसे आप उल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे 1, 0 भी कर दूंगा तो भी आंसर वैलिड है। ठीक है भैया, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है, ये तो आसान है, इजी है। अब इसे टफ बनाते हैं, चलो। हम्म, मैं इस वाली एरो को ना थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लंबा कर दिया। मैंने 2 के आगे दो एलिमेंट और ऐड कर दिए। मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया 5, एक एलिमेंट ऐड कर दिया 5, दो 5 ऐड कर दिए इसके अंदर। इसकी इंडेक्स हो गई 4, इसकी इंडेक्स हो गई 5। अब ऐसे दो एलिमेंट बताओ जिनका सम 10 के बराबर है। तो यार दो एलिमेंट, एक तो ये वाला पेयर हो गया, इनका सम 10 के बराबर है। और एक ये वाला पेयर हो गया, इनका सम 10 के बराबर है। इसे आप कह दो पेयर 1, इसे हम कह देंगे पेयर 2। तो इसके कितने वैलिड आंसर हो गए? एक तो 0, 1 इसका वैलिड आंसर हो गया, क्योंकि नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, नम्स ऑफ 0 क्या है? 0। नम्स ऑफ, ये नम्स ऑफ 10 नहीं है, ये नम्स ऑफ 1 है। ये नम्स ऑफ 1 है। तो नम्स ऑफ 1 पे क्या है? 10 है। 10, तो ये भी 10 के बराबर है। दूसरा क्या कहते हैं, वैलिड पेयर हो गया हमारे पास। दूसरा वैलिड पेयर हो गया हमारे पास 4, 5, ये वाला पेयर 2, क्योंकि नम्स ऑफ 4 प्लस नम्स ऑफ 5, ये क्या है? नम्स ऑफ 4 क्या है? 5 है। प्लस नम्स ऑफ 5 क्या है? 5 है। 5 प्लस 5 भी 10 के बराबर है। तो दो वैलिड आंसर हो गए, नहीं हुए आपके पास? अच्छा, ये तो दो वैलिड पेयर हुए। अब मैं इस गेम को थोड़ा सा और ख़राब कर देता हूँ। लेट अस से इसके अंदर मैं तीन वैलिड पेयर बना देता हूँ। 5, 5 हो गया। एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ 7। मैं इसे थोड़ा वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से लिख देता हूँ। नम्स इज इक्वल टू 0, 10, 1, 2, 5, 7। कितने सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, बढ़िया एरे है काफ़ी। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसके अंदर जो टारगेट है ना, वो तो अब भी हमारा 10 ही है। तो दो ही दो ऐसे एलिमेंट बताओ जिनका सम 10 के बराबर हो। तो भैया देख लो, पहला तो ये पेयर हो गया जिसका सम 10 के बराबर है, इसे हमने पेयर 1 कह दिया। दूसरा ये वाला पेयर हो गया जिसका सम 10 के बराबर है। तीसरे ये दोनों एलिमेंट हो गए, ये वाला पेयर हो गया जिसका सम 10 के बराबर है। तो कितने वैलिड आंसर्स हो गए इसके? वैलिड आंसर्स, पहला आंसर तो आपका ये हो गया, पहला पेयर
0,1 जो है 0+10। दूसरा पेयर हो गया आपका 3,6 जो है 2+7। 3,6 कौन सा हुआ, ये 3 है ये 6 है, तो 2+7। नहीं नहीं यार, ये गलत कर दिया मैंने, ये 2+7 नहीं होगा, इसे 8 कर दो, सॉरी, इसे आप 8 कर दो। 2+8 10 होता है, तो यहाँ पे भी ये 8 हो जाएगा। तो 3,6 आपका दूसरा वैलिड पेयर हो गया, जहाँ पे एक 2 है एक 8 है, तो 2+8 10 हो गया। तीसरा वैलिड पेयर हो गया आपका 4,5 जो है आपका 5+5। तो ये 3 वैलिड पेयर हैं, 3 वैलिड आंसर हैं जो क्या कहते हैं आपका टारगेट के बराबर आंसर अचीव कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार इसमें से मैं कौन सा रिटर्न करूं। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि आप सारे रिटर्न करो, तो जब आप सारे रिटर्न करोगे तो आप एक वेक्टर बनाओगे, जिसके अंदर आप एक वेक्टर और लोगे, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे लोगे, जिसके अंदर आप तीनों पेयर को स्टोर करोगे इस प्रकार से। एक सेकेंड, कैसे करोगे? ऐसे, पहला पेयर यहाँ पे आ जाएगा 0,1, दूसरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा 3,6, तीसरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा 4,5। तो उस वेक्टर के अंदर इसे स्टोर करना है, इसे किस तरह ढूंढेंगे, क्या तरीका लगाएंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, टफ हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इनके पास ना ओनली वन सोल्यूशन, यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट कंटेन्स ओनली वन सोल्यूशन। बट ये वाला जो इनपुट है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, इसके अंदर कितने सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशंस हैं, यानी कि मोर देन वन, विच इज ग्रेटर देन वन सोल्यूशन। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो नम्स देंगे ना, ये कभी भी आपको ऐसा देंगे नहीं कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन कभी भी आए। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे उसके अंदर कि आपको उस पूरी एरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ही ऐसे मिलेंगे जिनका सम टारगेट के बराबर होगा। अब उसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो कभी ऐसा टारगेट देंगे ही नहीं कि बहुत सारे पेयर हों जिनका सम टारगेट के बराबर आए, या फिर वो इनपुट में कभी भी ऐसी एरे नहीं देंगे जहाँ पे दो नंबर ऐसे हों जो टारगेट को बना ले, लेकिन 2 नंबर उनके अलावा और भी ऐसे हों। जैसे यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, फिर एक पेयर 2,8 का बन गया, 5,5 का बन गया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे इसकी जगह, इस वाले 5 की जगह, ठीक है, इस वाले 8 की जगह 9 कर देंगे, या फिर इस वाले 1 0 की जगह यहाँ पे 3 कर देंगे। तो कुछ भी करके सिर्फ एक ही वैलिड पेयर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, या फिर वो टारगेट की वैल्यू चेंज करके कोई ऐसी कर देंगे जहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट काम कर रहे हो। जैसे कि मान लो 1 कर दिया टारगेट की, मान लो टारगेट की वैल्यू आपने 3 कर दी, या फिर तो 1,2 आंसर हो जाएगा, इस तरह वो करेंगे। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो गया ना कि ये वाला स्टेटमेंट किस तरह इसकी इजी डिफिकल्टी को बना रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वैलिड पेयर ढूंढना है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, हमें 2 नंबर से ही आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैलिड पेयर निकालने होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया 3 निकालने पड़ गए, तो वहाँ पे ना एल्गोरिदम टफ हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, वहाँ पे आसान तरीके से आंसर नहीं निकल सकता। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ ऐड होकर टारगेट के को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमें पता है कि एक नंबर एक ही बार यूज़ होगा और क्या कहते हैं टारगेट मिल जाएगा, सिर्फ एक ही पेयर आएगा, तो इसलिए इतना दिमाग नहीं मानना है इसमें। इसलिए ये इजी कैटेगरी का है। जब जैसे हम 15-20 इजी क्वेश्चन कर लेंगे, या 100-150 इजी क्वेश्चन कर लेंगे, तो मीडियम क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है और वहाँ पे इसी चीज़ को मल्टीपल लेवल पे, स्केल्ड अप लेवल पे कैसे करना है, वो चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन से हम अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब इसकी अगली लाइन भी पढ़ लो कि यू में नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब भी समझा देता हूँ, जब इतना समझ ही रहे हो तो ये भी समझ लो, ताकि कोई डाउट ना बचे, कोई संशय का स्थान ही ना हो। आपको एक नम एरे दे रखी है, नम से एरे दे रखी है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5,
एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट है 4। इनकी इंडेक्स हो गई 5 के इंडेक्स 0, 2 के इंडेक्स 1, 3 के इंडेक्स 2, 4 के इंडेक्स 3। टारगेट दे रखा है आपको 5। तो कोई दो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम 5 के बराबर हो। आमतौर पे ना आपको ये पहला 5 कंफ्यूज कर देगा, आपको लगेगा कि इसे तो आंसर में लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर को ही दो बार यूज कर लोगे, 5,5। गलत एग्जाम्पल है, छोड़ो इसे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नम्स। ये दे रखा है यहाँ पे 10, ठीक है। एक एलिमेंट दे रखा है 5, एक एलिमेंट दे रखा है 7, एक एलिमेंट दे रखा है 3। इनकी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। आपको टारगेट दे रखा है यहाँ पे 10। तो जब आपको टारगेट 10 दे रखा है ना, तो क्या करो कि आप इसमें दो ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिनका सम 10 होगा। तो जब आप इस एरे को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि जो पहला 10 है और जो टारगेट 10 है, इनका कोई लिंक है। आप इस वाले 10 को इंक्लूड करना चाहोगे, क्योंकि आमतौर पे इंसान ऐसी हरकतें कर देता है। तो ऐसा आप कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है जो ऐड कर सको। अगर मान लो यहाँ पे एक क्या कहते हैं एलिमेंट होता, जो लेटर से 0 होता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 0 होती, यहाँ पे 0 होता, तो इस वाले 10 को यूज़ करके 0 के साथ हम ऐड करके टारगेट बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये वाला 10 आंसर में यूज़ नहीं होगा। अब बात आती है, भैया यहाँ पे दो एलिमेंट ढूंढो जिनका सम 10 के बराबर हो। तो दो एलिमेंट मुझे साफ दिख रहे हैं, 7 और 3। इनका सम 10 के बराबर है, तो मैं इनकी इंडेक्स को रिपोर्ट कर दूंगा 2,3, और ये आंसर हो जाएगा। आई कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो मैं ऐसे अगर 3,2 भी रिटर्न करता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों वैलिड हैं। लेकिन हम में से कुछ होशियार लोग हैं जिनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, वो क्या करेंगे कि यार ये 5 ना 10/2 की वैल्यू है, यानी कि टारगेट बाय 2 की वैल्यू है। तो क्यों ना मैं क्या करूँ, इसी 5 को दो बार यूज़ कर लूँ, 5 + 5, और रिटर्न कर दूँ 1,1। एक ही इंडेक्स को दो बार रिटर्न कर दूँ, तो ये टारगेट के बराबर हो गया। तो इन्होंने ये लिखा है कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। एक एलिमेंट को एक बार यूज़ करना है, इतने होशियार मत बनना। तो ये इन्होंने वही चीज़ बताई है, वो मैंने बता दी, ये होशियारी मत करना, 7,3 को ही रिपोर्ट करना। ये सब बातें लिखनी पड़ती हैं, देखने में लगेगा यार बहुत ही सिंपल है, लेकिन आमतौर पे इंसान जब कोडिंग की दुनिया में आता है, इतनी सारी मैथमेटिक्स देखता है, तो वो ओवरवेलम हो जाता है और कई बार इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर देता है। तो क्वेश्चन तो मैंने लाइन बाय लाइन आपको काफ़ी गहराई से समझा ही दिया है, एग्जाम्पल भी दिखाई दिए हैं, और कुछ ऐसा बचा भी नहीं है जो इसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। इसके कंस्ट्रेंट पढ़ लो, और फिर इसका फॉलोअप क्वेश्चन पढ़ लो, और इसका आंसर को डराइव कर लो। 2 मिनट में इसके कंस्ट्रेंट खत्म कर देता हूँ, उसके बाद इसके आंसर पे आ जाएंगे, और वहीं से हम फॉलोअप क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे। पहला कंस्ट्रेंट है कि जो नम्स ऑफ लेंथ, यानी कि जो नम्स एरे की लेंथ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर। और मान लो नम्स एरे ये है, तो इसकी लेंथ है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। अगर मेरे पास नम्स है 2, 4, 8, 10, 11, तो कितने एलिमेंट हैं, 5, तो इसकी लेंथ है 5। तो ये कह रहे हैं कि नम्स की जो लेंथ है ना, वो 2 से हमेशा बराबर या बड़ी होगी, और हमेशा 10⁴ से छोटी या बराबर होगी। इनपुट तो ये नम्स में हमें कुछ भी दे सकते हैं, हमें उसमें तो दो एलिमेंट रिपोर्ट करना है। तो ये जो हमें इनपुट देंगे ना, उस पर कंडीशन दे रखी है, कभी भी वो इनपुट की लेंथ 2 से कम नहीं होगी, और 10⁴ यानी कि 10,000 एलिमेंट से बड़ी नहीं होगी। दो एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि दो एलिमेंट है ही हैं, यानी कि एक एलिमेंट ए होगा, एक बी होगा, मिनिमम मिनिमम हमेशा ये होंगे या इससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि भाई हमें टारगेट में दो एलिमेंट यूज़ करने ही करने हैं, वी कैन नॉट यूज़ सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो दो एलिमेंट ये देंगे ही देंगे हर केस में। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10,000 हो सकती है। 10,000 का मतलब क्या हुआ, 10⁴। इसका एक सिग्निफिकेंस है, 10⁴ इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, और जो ये फॉलो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ये दोनों लिंक्ड हैं। इसके बारे में मैं आपको क्या कहते हैं, जब सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाऊंगा तब बता दूंगा ये चीज़।
कि इनका क्या लिंक है और क्या प्राथमिकता है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट की। इस कंस्ट्रेंट की जो लोअर लिमिट की प्राथमिकता है वो तो समझ में आ गई कि इसकी दो लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो कभी भी कोई इनवैलिड इनपुट नहीं आएगा, हाँ सारे इनपुट वैलिड ही आएंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम इससे बड़ा ही देंगे। कई दफ़े ना इनवैलिड इनपुट भी आ जाते हैं, तो उस समय हमें अपने कोड में स्टार्टिंग में एक बाउंड्री केस का इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधे सीधे कोड करके आंसर निकाल सकते हैं। ये भी एक रीज़न है कि ये क्वेश्चन ईजी है। अगर इस तरह की बाउंड्री अनसर्टेन होती है तो हमें वो भी खुद डेवलप करनी पड़ती है, तो क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अब आ जाते हैं अगली कंस्ट्रेंट पे, कि जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई क्या है? नम्स ऑफ आई कुछ नहीं है, आई इसकी इंडेक्स है। तो नम्स एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, आई का मतलब यही होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई सा भी एलिमेंट इन दोनों नंबर से छोटा या इनके बराबर ही होगा, कभी भी इनसे आउट नहीं जाएगा। ये क्या वैल्यूज हैं? एक है -10⁹ और दूसरी है 10⁹। आपका नम्स ऑफ आई ना हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा या इनके बराबर रहेगा, यानी कोई भी एलिमेंट कभी इससे बड़ा नहीं होगा। अब 10⁹ क्या है? 10⁹ एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं कहता हूँ एक नंबर है 10⁻11, वो इससे भी बड़ा है। तो नम्स ऑफ आई के अंदर कभी भी 10⁻11 की कोई एंट्री नहीं मिलेगी, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगा रखा है, एक लिमिटिंग फैक्टर लगा रखा है कि अपने इनपुट में कभी भी 10⁹ से बड़ा इनपुट देंगे ही नहीं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आपको फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है यार कि इंटीजर की ना एक बैंडविड्थ होती है। जब आप इंट डेटा टाइप लेते हो C++ या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है -2⁻31 टू 2⁻31 - 1। कोई भी इंटीजर वैल्यू ना इन दोनों के बीच में ही लाई करती है, इनसे ऊपर लाई नहीं कर सकती। समझ गए? इससे ऊपर वो लाई नहीं कर सकती, इसलिए क्या कहते हैं, ये जो भी देंगे वो हमेशा इसके अंदर ही देंगे। लेकिन यार ये लोग इतने शरीफ नहीं है कि वो इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर ही देंगे, कई बार ना वो इसके बाहर दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें एक इंट दिया ए, जिसकी इन्होंने हमें वैल्यू दे दी, कोडिंग वालों ने, मतलब कोडिंग प्लेटफॉर्म वालों ने, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वालों ने 2⁻31 - 1। फिर उन्होंने हमें एक दूसरा इंटीजर दे दिया बी, उसकी वैल्यू भी 2⁻31 - 1 दे दी। अब हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों का सम बताओ भाई, इंटीजर सी। अब जब मैं ए प्लस बी करूंगा ना, तो ये 2⁻31 तो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे बड़ा तो इंट होता ही नहीं है। इंट डेटा टाइप C++ में इससे बड़ा नहीं होता। और इसी वैल्यू के साथ मैं इस वैल्यू को दोबारा ऐड कर रहा हूँ, तो वो तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, C++ का कैलकुलेटर फट जाएगा और क्या कहते हैं आपका आंसर आएगा ही नहीं। तब हमें क्या कहते हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी नंबर इससे बड़ा है या इससे बड़ा बन रहा है, तो फिर हम क्या कहते हैं, इसी को ही रिटर्न कर देंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हम। तो ये जो 10⁹ दिया है ना इन्होंने, क्या 10⁹ दिया है नम्स ऑफ आई सेकंड कंस्ट्रेंट, वो इसलिए दिया है कि आप समझ जाओ कि इसके अंदर आपको करना क्या है। ये नंबर इंट के कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे और आपको नम्स ऑफ आई को दो बार ऐड करना है, एक नम्स ऑफ आई को ऐड करना है और एक नम्स ऑफ जे को ऐड करना है। इन दोनों का सम टारगेट के बराबर होगा, दो नंबर का। तो आई और जे के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो, मतलब नम्स का जो एलिमेंट होगा वो 10⁹ से बड़ा नहीं होगा। तो अगर ये नम्स ऑफ आई लेट अस से मैक्सिमम वैल्यू उसकी 10⁹ है, और नम्स ऑफ जे की वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू लेट अस से इन्होंने दे रखी है 10⁹। इनपुट ऐसा दे रखा है कि दोनों में 10⁹ दे रखी है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁹ प्लस 10⁹ टारगेट। तो ये हो गया 2 × 10⁹, यानी कि 20⁹। तो आप इस बात को समझ लेना अच्छे से। क्या समझ लेना? आप ये समझ लेना कि ये जो नंबर है ये 2⁻31 - 1 से छोटा है। तो किसी भी केस में ये जो आपका पूरा सम है, टारगेट है, वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, यानी कि 2⁻31 से कभी भी बड़ा नहीं जाएगा। तो आपका कैलकुलेटर कभी नहीं फटेगा। तो आप एक नॉर्मल सा कोड लगा के इसे रन कर सकते हो। आपको बार बार ये चेक नहीं करना कि ये ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर फट तो नहीं रहा है।
तो ये इसलिए दिया है ये कंस्ट्रेंट, इसलिए ये इजी कैटेगरी का है, क्योंकि मीडियम कैटेगरी में आपको ये सब भी चेक करना पड़ता है और हार्ड में और भी ज़्यादा कुछ चेक करना पड़ता है, इसलिए ही ये इजी कैटेगरी का है। अब इन्होंने थर्ड कंस्ट्रेंट दिया है कि टारगेट, वो भी 10⁻9 से 10⁻9 के बीच में ही आएगा, मतलब -10⁻9 से 10⁻9 के बीच में ही आएगा। तो जो दो आपके नम्स थे ना, एक था नम्स ऑफ आई प्लस एक था नम्स ऑफ जे, जिन दोनों का सम टारगेट के बराबर है, इसकी इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 तक जा सकती है, ऐसा सेकंड कंस्ट्रेंट कह रहा है। इसकी इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 तक जा सकती है, ऐसा भी सेकंड कंस्ट्रेंट कह रहा है। तो टारगेट की मैक्सिमम वैल्यू 10⁻9 इंटू 2 तक जा सकती है। लेकिन थर्ड कंस्टेंट कह रहा है कि टारगेट कभी भी 10⁻9 से बड़ा नहीं होगा, ये इसकी अपर लिमिट दे रखी है, तो इंटू 2 वाला पार्ट कट गया। तो इससे हमें एक बात और पता लग गई कि अगर एक नम्स ऑफ आई 10⁻9 तक जा रहा है, तो जो नम्स ऑफ जे है, जो वैलिड आंसर का दूसरा पार्ट है, वो कभी भी 10⁻9 तक नहीं जाएगा, क्योंकि टारगेट आपका 10⁻9 के अंदर ही खत्म करना है। जैसे इन्होंने कहा था ना कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, तो ये इसके अंदर कभी भी ऐसा डिजाइन करेंगे नहीं इनपुट जिसमें मोर देन वन वैलिड आंसर आए। इन द सेम वे ऐसा कोई इनपुट एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिसमें दो नंबर ऐसे ऐड हो रहे हो कि टारगेट की वैल्यू 10⁻9 से बढ़ी जा रही हो, वो हमेशा 10⁻9 या उसके अंदर ही आएगी। फिर इसका चौथा कंस्टेंट है कि ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके सोल्यूशन की ओर आ जाते हैं। तो अब हम इसका ये सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आपको इजी अप्रोच रखनी है, कोई ज़्यादा टाइट अप्रोच नहीं रखनी है। तो हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशंस। ठीक है, सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के, मतलब दो टाइप के। पहला होता है ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स होता है, फिर दूसरा होता है आपका ऑप्टिमाइज्ड। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं कोई अलग से वीडियो बना के उसमें इन दोनों का डिफरेंस समझा दूंगा। तो और कुछ एग्जांपल्स देके मतलब क्लैरिटी भी ले आऊँगा आपके मन में इस चीज़ को लेकर। ब्रूट फोर्स का मतलब है बहुत ही बेसिक सोल्यूशन होता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, हैवी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टाइम एक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा समय खाता है। फिर दूसरा सोल्यूशन होता है ऑप्टिमाइज्ड, ये स्मार्ट सोल्यूशन होता है, ये डेराइव्ड तो ब्रूट फोर्स से ही हो रहा होता है, derived out of brute force, लेकिन बट इज़ वेरी स्मार्ट, सो बट इज़ टाइम चीपर, वो टाइम एक्सपेंसिव नहीं होता, टाइम चीपर होता है ये। ठीक है, तो ये तो आपके सोल्यूशन हो गए दो प्रकार के कि हमें कैसे करना है। तो अब इसे करके देख लेते हैं। तो यार देखो, अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूं, ब्रूट फोर्स का मतलब होता है इनिशियल इंट्यूशन, कि मैं इसे इनिशियली कैसे सॉल्व करूंगा। तो हमारा जो समस्या है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास एक एरे है नम्स, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स के इंडेक्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास टारगेट है, टारगेट है मान लो हमारे पास 5। तो हमें दो एलिमेंट ऐसे रिपोर्ट करने हैं, उनकी इंडेक्स रिपोर्ट करनी है जिनका सम 5 हो। तो दो एलिमेंट हमें साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब इसे हम रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें इसे कोड करना है। तो अब हमें तो नहीं पता, ये तो 4 नंबर लिखे हैं यहाँ पे, तो हमने देख लिया अगर मान लो 10⁻4 तक की लेंथ दे रखी है नम्स के अंदर मैक्सिमम, और 10,000 एलिमेंट देती हूँ, तो हमें एक एक एलिमेंट को खोल के चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे आंखें तो देख नहीं पाएंगी उस समय। यहाँ तो 4 एलिमेंट है तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, तो यूनिवर्सल आंसर होगा जो 10⁻4 पे भी क्या कहते हैं जो मेथड काम कर पाए। मतलब ब्रूट फोर्स वैसे काम नहीं कर पाएगा उस पर, लेकिन क्या कहते हैं कम से कम वो बेसिकली काम तो करेगा, मतलब वो चीज़ यूनिवर्सल तो है, बेशक वो टाइम एक्सपेंसिव होगी। तो देख लेते हैं वो कैसे होगी। हम ना हर एलिमेंट को पिक करेंगे वन बाय वन, जैसे हमने जीरो को पिक कर लिया, फिर हम बच्चे सारे एलिमेंट को एक एक बार जोड़ के देखेंगे जीरो के साथ, क्या किसी एक एलिमेंट का सम जीरो के साथ जोड़ के 5 के बराबर आएगा।
अगर आएगा तो हम 0 के साथ उस नंबर को रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ जी इन दोनों का सम टारगेट के बराबर है, इन दोनों की इंडेक्स ये है। लेकिन 0 के साथ कोई नंबर ऐसा आएगा ही नहीं। फिर हम ये काम 2 के साथ करेंगे। अब 0 के साथ जब हमने करा था तो 0 के साथ 2 जोड़ के देख ही लिया था। तो हम 2 के पीछे वाले नंबर यानी कि इस वाले नंबरों के साथ नहीं करेंगे, हम 2 के आगे वाले नंबरों के साथ 2 को जोड़ के देखेंगे यानी कि उसकी फॉरवर्ड साइड में। तो हम 3 को जोड़ के देखेंगे क्या वो 5 के जितना बराबर आ रहा है, आ रहा है, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा यानी कि उसकी इंडेक्स 1 और 2 हो जाएगा। वरना फिर हम 7 से करके देखेंगे क्या इनका सम आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर इसी तरह हम 3 से करके देखेंगे, और मान लो 2 से आंसर नहीं आया तो 3 से करेंगे, पीछे के तो चेक हो ही गए थे इस साइड के, अब हम इस साइड के चेक करेंगे राइट साइड के। तो 3 से हम 7 को जोड़ के देखेंगे। इस तरह मान लो अगर 10,000 नंबर है हमारे पास तो हर नंबर को ऐसे आगे चेक करते जाएंगे हम, और कभी ना कभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, जहाँ पे वी आर चेकिंग every single number with every other single numbers, यानी कि हर एक नंबर को उठा के बचे हुए हर नंबर के साथ चेक कर रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? और इस वजह से ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने n एलिमेंट्स दे रखे हैं। मान लो एरे के अंदर, नम्स के अंदर n एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो लेट अस से इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट को दोबारा उठा के कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि अगर मैंने पहला एलिमेंट उठाया तो उसे मैं n-1 एलिमेंट्स के साथ चेक करके देखूंगा। जैसे 0 को मैंने इन सब के साथ एक एक बार चेक करके देखा था। तो अगर n एलिमेंट है तो मैं n एलिमेंट को n बार चेक करूंगा, तो टोटल कितने कंपैरिजन हो जाएंगे? n स्क्वायर कंपैरिजन हो जाएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? बिग ऑफ n स्क्वायर। कंपेयर करने का स्टेटमेंट बहुत सीधा होगा, फॉर लूप लगाऊंगा, i को 0 रखूंगा, i का साइज मतलब i की लेंथ रखूंगा नम्स डॉट साइज से छोटी, i को जोड़ूंगा हर लेवल पे, फिर एक और फॉर लूप लगाऊंगा j का, j इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि मैं इस साइड चेक नहीं करता, हर एलिमेंट की इस साइड चेक करता हूँ, क्योंकि पिछला चेक होके आता है ऑलरेडी। तो j इज इक्वल टू आई प्लस 1, j इज लेस देन नम्स डॉट साइज j प्लस प्लस। फिर यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा कि नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j डबल इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा है इफ लगा के, इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो मैं रिटर्न कर दूंगा i कॉमा j। इस तरह n स्क्वायर में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। इसके आप कोड की चिंता मत करना, ऐसे नोट्स में मैं पीडीएफ में अच्छे से सफाई से कंप्यूटर से टाइप करके अच्छे से नोट्स बना के दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो इस कोड को यहाँ से कॉपी मत करना, वहाँ पे मैं अच्छे से करके दिखा दूंगा। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है आपके पास भी मेरे पास भी कि मैं एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में अपना और आपका समय खराब करूँ, क्योंकि वो किसी काम का सोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसकी जो ओवरऑल क्या कहते हैं नम्स की लेंथ है ना, जो हमें मैक्सिमम दे रखी है, वो दे रखी है 10⁴। ये देखो, ये दे रखी है 10⁴, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दी है 10 की बिग ऑफ n स्क्वायर। कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन बिग ऑफ n स्क्वायर? तो अगर 10⁴ इसकी n एलिमेंट्स हैं, मतलब 10,000 इसके मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, तो n स्क्वायर कितना हो गया? 10⁴ इंटू 10⁴, यानी कि 10⁸ आइटरेशंस होंगे। इतना आइटरेशंस कंपाइलर नहीं कर सकता ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वो दिखा देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड, यानी कि TLE एरर, और आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो बिग ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी, हमें इसे बिग ऑफ n में सॉल्व करना होगा। इसलिए अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखेंगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के साथ, डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेकर, एल्गोरिथम की हेल्प लेकर। ये जो चीज़ थी ना मैंने आपको बताई थी, इसकी लेंथ और इसकी एल्गोरिथम, ये दोनों पॉइंट लिंक्ड हैं, तो उसका लिंक समझा दिया मैंने आपको कि आप इसे n स्क्वायर में सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसे n में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब n में कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये दिखा देता हूँ।
अब हम आ जाते हैं इसके ऑप्टिमाइज्ड कोड पे। ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो यार यहाँ पे ना हम एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अभी आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि हमें देखना है इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मेरे को तो ये बात पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। ये क्वेश्चन है हैशिंग बेस्ड क्वेश्चन। हैशिंग का मतलब होता है जब आप की वैल्यू और आपकी इंडेक्स दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, तब आप क्या कहते हैं, वैल्यू और इंडेक्स को अलग अलग स्टोर कर लेते हो किसी तीसरे डेटा स्ट्रक्चर में, सो दैट आप उसकी हेल्प लेकर रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी। आपको उसमें नहीं करना, आपको बिग ऑफ एन में करना है। तो आपको एक ऐसी एरे चाहिए जो सीधे सीधे हर चीज़ रिपोर्ट कर दे। तो उसके तरीके होते हैं हैशिंग के। अब वो किस तरह काम करते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, जिनमें से एक तरीका वो है जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो मैं उसमें आपको वो समझा देता हूँ। धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में बच्चे तरीके पे समझ लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हैशिंग के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो भी बन जाएगी जहाँ पे अलग अलग तरीके बहुत क्लियरली एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए जाएंगे। बट इतना इतना समझ लो कि हैशिंग वाला क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखते हैं। इससे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर और बता देता हूँ, वो सी प्लस प्लस एस टी एल में यूज़ होता है। सी प्लस प्लस एस टी एल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये लेटर एडिशंस में आया है सी प्लस प्लस के। तो इसने ना हमारे हैशिंग के तरीके को बहुत आसान कर दिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर हो गई है इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। इनमें से एक सिग्निफिकेंट डेटा स्ट्रक्चर है मैप, जिसका हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि मैप होते हैं आपके की वैल्यू पेयर। मैप इज इक्वल टू की वैल्यू पेयर, यानी कि पेयर है ऐसा, इसके अंदर एक एलिमेंट है की, एक एलिमेंट है वैल्यू। इसके पूरे पेयर के कलेक्शन को हम मैप कहते हैं। ये एक पेयर है, इस जैसे 10 15 20 50 पेयर हो सकते हैं, उन सबको एक जगह रखेंगे तो वो मैप बन जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है, जैसे क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट हैं, तो आपको उनका नाम और उनका रोल नंबर स्टोर करना है। तो हर नाम के आगे, या फिर मान लो उनके रोल नंबर से उनके नाम को स्टोर करना है, या फिर उनके नाम से उनके रोल नंबर को स्टोर करना है, तो आप एक जगह उन दो नाम लिख दोगे, एक जगह उनके रोल नंबर लिख दोगे। इनमें से एक को की बना दोगे। हमने नेम को की बना दिया, तो रोल नंबर उसकी वैल्यू हो गई। तो हम नेम से जैसे की से ताला खोलते हैं ना, ऐसे ही हर की से उसकी वैल्यू खोल सकते हैं। तो हमें बस की जानना ज़रूरी है, वैल्यू उससे अपने आप निकल आएगी। जैसे इसका नाम है राहुल, तो राहुल का जो रोल नंबर है वो है 100। तो जैसे ही मैं लिखूंगा राहुल, मान लो मैंने जो मैप बनाया है ना उसका नाम है क्लास, तो मैं यहाँ क्लासरूम लिख दूँ यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूँ क्लासरूम ऑफ राहुल, तो इसके अंदर अपने आप लिख के आ जाएगा 100, इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमल, और कमल का रोल नंबर है 23। तो अगर मैं लिखूँ क्लासरूम ऑफ कमल, तो अपने आप इसकी वैल्यू 23 हो जाएगी। तो ये होता है मैप की वैल्यू पेयर। अब मैप होते हैं दो प्रकार के। एक होता है ऑर्डर्ड मैप, एक होता है अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है। ऑर्डर्ड मैप होता है जिसके अंदर डिसिप्लिन फॉलो होता है, यानी कि हर चीज़ सॉर्टेड ऑर्डर में यूज़ होती है, यानी कि इसकी कीज सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी। तो अगर कीज आपके नाम की है ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगी। जैसे कि पहले ए वाले नाम आएंगे, एंड में जेड वाले नाम आएंगे, या फिर पहले 1 आएगा फिर 100 आएगा। और अगर अनऑर्डर्ड मैप है तो इसकी जो कीज होंगी ना वो अनसॉर्टेड होंगी। कोई भी पहले आ जाएगा, कोई भी बाद में आ जाएगा। कोई अल्फ़ाबेटिकल या कोई आपका 1 2 3 4 वाला कोई भी ऑर्डर या डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इस डिफरेंस का फ़र्क पड़ता है। आप कहोगे इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैप आपका जो स्टोर होता है ना वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो जो अनऑर्डर्ड मैप है ना, ये मेमोरी में ऐसे स्टोर हो जाता है जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब एक साथ स्टोर कर दिए, उनने भर दिए।
तो उसके अंदर अगर आप किसी को भी बुलाओगे ना, तो उसको बुलाने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एक्सेस करने की, वो बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि वो सीधे जाएगा, किसी को भी उठा के ले आएगा। लेकिन जब आप ऑर्डर्ड मैप की बात करते हो, तो अगर आप किसी भी चीज़ को रेफर करोगे, खोलोगे, एक्सेस करोगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो जाएगी स्टोर करने की, एक्सेस करने की ऑर्डर्ड मैप में। क्योंकि वहाँ पे ना एक डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, एक पहले आएगा, फिर दूसरा बाद में आएगा, फिर चौथा तीसरे के बाद आएगा, फिर पांचवा चौथे के बाद आएगा, इस तरह उसमें एक डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। अब ये जो अनऑर्डर्ड मैप है ना बिग ऑफ वन, इसके अंदर इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है, जिससे वो मैप की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है मेमोरी के अंदर, वो होता है हैशिंग फंक्शन। एक हैशिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे मैप आपके मेमोरी के अंदर प्यार से जनरेट हो जाते हैं। और जो आपका ये क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड मैप होते हैं, जहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो होता है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है रेड ब्लैक ट्रीज। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है। इससे क्या कहते हैं, ये एश्योर करते हैं कि 1 पहले आएगा, 2 उसके बाद आएगा, 3 उसके बाद आएगा, 4 उसके बाद आएगा, 7 उसके बाद आएगा। इस तरह वो ट्रीज बन जाती हैं। और जब आप ट्रीज में कुछ भी एक्सेस करते हो ना, तो वो बिग ऑफ लॉग एन का टाइम लगता है उसमें। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर, मैप के ऊपर एक काफ़ी गहरी इन डेप्थ वीडियो भी बना दूंगा मैं, ताकि आप मैप को और अच्छे से समझ जाओ और उसे और अच्छे से यूज़ कर पाओ, और कभी ये सवाल आए तो आप इन सवालों को दे पाओ इनका जवाब। ये अभी मैंने बस मोटे मोटे की पॉइंट्स बता दिए हैं, सो दैट आपको इसका आउटलाइन पता लग जाए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक है नमसर है, ये है 1 0 की पहला नंबर ले लो, एक नंबर 2 ले लो, एक नंबर 3 ले लो, एक नंबर 7 ले लो, एक नंबर 8 ले लो, एक नंबर 9 ले लो। काफ़ी सारे नंबर ले लिए मैंने। इनके इंडेक्स ले लो, 0 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा ना, मैप के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा। अनऑर्डर्ड मैप। और यहाँ पे मैं इसके दोनों डेटा टाइप, की का डेटा टाइप भी इंट रखूँगा और वैल्यू का डेटा टाइप भी इंट रखूँगा। मैप का नाम रख दूंगा मैं एमपी। ठीक है। अब जब मैंने एमपी लिखा, तो मेमोरी के अंदर एक मैप बन गया। वो इस तरह नहीं बनता जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन कंसेप्चुअली वो यही होता है। वो तो खैर हैशिंग फंक्शन के थ्रू सीधे सीधे लाइन बाय लाइन स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसके जो एक्सेस करा जाता है या इसका जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है, वो ये है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो एक मैप बन गया। ठीक है। अब इसकी क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड तो की आ गई, और इसके राइट साइड वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करा कि की किसको बनाना है, वैल्यू किसको बनाना है। ये तो एलिमेंट है और ये इंडेक्स है, इनमें से मैं एक को की बनाऊंगा और एक को वैल्यू बनाऊंगा। अब मैं कह देता हूँ कि मैं जो एलिमेंट है ना, उनको की बनाऊंगा और इंडेक्स को वैल्यू बनाऊंगा। ये इंडेक्स है और ये ऊपर वाले एलिमेंट है। तो मैं एलिमेंट को तो की बनाऊंगा और इंडेक्स को वैल्यू बनाऊंगा। और मैं जिस चीज़ को वैल्यू बनाता हूँ ना, उस चीज़ को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ की को ही एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आप ताले से चाबी को नहीं खोलते हो, चाबी से ताले को खोलते हो, तो की से हम एक्सेस करते हैं, वैल्यू हमें वहाँ से पता लगती है। तो हम क्या कहते हैं, की हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी मैनिपुलेशन करेंगे हम की पे करेंगे, वैल्यू पे नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम इसमें एक कमांड लिखते हैं। एक हमने एक लूप चलाया, फॉर लूप, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है। ये गंदा लिख दिया, मैं सफाई से लिख देता हूँ इसे दोबारा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ये एक लूप लिख दिया हमने। नम्स डॉट साइज कितना है, नम्स डॉट साइज यानी कि नम्स का साइज कितना है यार, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, नम्स डॉट साइज से छोटा रहेगा। तो आई 0 से लेकर 5 तक जाएगा, यानी कि आखिरी इंडेक्स तक। तो ये आई ना पूरी एरे को आराम से एक्सेस कर लेगा।
अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि इफ एमपी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई डबल इक्वल टू एमपी डॉट एंड, देन एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई is equal to I, else return रिटर्न में ना हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है वेक्टर? ये देखो, ये वेक्टर लिखा हुआ है इस जगह, ये लिखा है ना वेक्टर, तो ये वेक्टर हमें रिटर्न करना है क्योंकि हमें एक दो इंडेक्स रिटर्न करनी है, तो हमें दो नंबर अगर एक साथ रिटर्न करना है तो हमें वेक्टर चाहिए ही चाहिए, तो हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। जब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। उसके अंदर पहली इंडेक्स तो हम लिखेंगे आई और दूसरी इंडेक्स हम लिखेंगे एमपी ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। इसको हम रिटर्न कर देंगे। ये सब हमारे लूप के अंदर है। अगर लूप के अंदर हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हम सीधे सीधे -1 का एक पेयर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1, 1। इसकी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस वाले स्टेटमेंट की, क्योंकि हमारे पास आंसर आएगा ही आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो जो भी आंसर है वो लूप के अंदर आ जाएगा। फिर भी इस डमी स्टेटमेंट को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट को मतलब हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंटेक्टिकली हमारे कोड को वर्केबल होना चाहिए। कंपाइलर कभी भी इंडिपेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये डिपेंडेंट है इफ एल्स पे और फॉर लूप पे। तो अगर ये चलेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। कंपाइलर को तो पता नहीं है कि ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमेशा वैलिड टेस्ट केस मिलेंगे। वो तो इनवैलिड के हिसाब से भी बुलेट प्रूफ कोड लिखेगा ना। तो उसे एक इंडिपेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए जो ना इफ पे डिपेंडेंट है ना वो फॉर पे डिपेंडेंट है। तो ये डमी स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। हालांकि मैं पता है इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे मैं -1 की जगह -100, 200 कुछ भी लिख दूँ, दैट इज़ वर्केबल, क्योंकि वो कभी यूज़ ही नहीं होना, बट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। चलो छोड़ो इस बात को। अब आते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये सब जो ये लिखी है चीज़, इसका मतलब क्या है। तो यार इसका मतलब समझाता हूँ आपको। देखो, मैं पहले आई की बात कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा ना अभी क्लियर हो जाएगा। पहला आई है 0। जब मैंने 0 की बात करी तो पहला स्टेटमेंट रन होगा एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। तो एम पी के अंदर हमें ढूंढना है। एम पी तो अभी हमारा खाली है क्योंकि अभी हमने अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, उसके अंदर कुछ डाला तो है नहीं। टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट तो लिखा ही नहीं है मैंने बाय द वे। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ हमारा टारगेट क्या है। हमारा जो टारगेट है वो है 17। 17 का मतलब हो गया 8 और 9। 17 मत लो, आप टारगेट ले लो 16। एक आपका एलिमेंट 7 होगा और एक एलिमेंट आपका 9 होगा। मैंने आखिरी के एलिमेंट इसलिए रखे हैं ताकि पूरा लूप ट्रैवर्स हो जाए और आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाए। अगर दूसरे दो एलिमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा तो क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, मैंने इस वाले एलिमेंट को 7 को लिया है और 8 को इसलिए नहीं लिया आंसर में क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आइट्रेशन चल कैसे रही है जब साइमल्टेनियसली इफ एल्स यूज़ होगा। तो हम पहला आइट्रेशन की बात करते हैं जब आई आपका 0 है। ठीक है, आई इज 0। तो एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ये पहला स्टेटमेंट है इफ का जो चेक होगा। तो टारगेट क्या है आपका? 16। 16 माइनस नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0, ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस नम्स ऑफ 0 क्या है आपका? नम्स ऑफ 0 है 0, तो ये हो गया 0। तो आप ये देखो कि क्या कहते हैं, एम पी के अंदर हमें इस चीज़ को फाइंड करना था ना, इस वैल्यू को, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। तो इसकी वैल्यू तो 16 आ गई। तो एम पी डॉट फाइंड
16, इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है फाइंड के, उसकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली बाहर से और वो है 16। अब मैंने फाइंड के अंदर सीधे 16 को पुश कर दिया। अब एम पी डॉट फाइंड 16, यानी कि एम पी जो आपका मैप है ना उसके अंदर आप ढूंढो क्या 16 है। यार 16 तो नहीं है। तो आइटरेटर ने चेक करा, पहला यहाँ पे कहीं 16 नहीं दिख रहा, तो वो मैप के अंत में आ गया। तो उसे कहते हैं एम पी डॉट एंड। ये चीज़, तो इसने जब सर्च करी तो एम पी डॉट एंड पे आ गया। तो डबल इक्वल टू एम पी डॉट एंड, यानी कि ये वाली वैल्यू मैप के अंदर नहीं है। ये सिंटेक्स है, ना समझ लेना, जब मैप की वीडियो बनाऊंगा तो सिंटेक्स ऐसे क्यों है वो भी समझा दूंगा। तो ये एम पी डॉट एंड यानी कि इस मैप के अंदर 16 नहीं है। तो यानी कि जो ये इफ़ की कंडीशन है वो तो ट्रू हो गई, क्योंकि एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो आपने क्या करा, इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। ये कमांड क्या है, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई, आई यहाँ पे 0 है, नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू आई। आई क्या है, 0। तो यानी कि एम पी ऑफ नम्स ऑफ 0 क्या है, नम्स ऑफ 0 भी इंसिडेंटली 0 ही है। तो एम पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने पहली बार एम पी के अंदर एक वैल्यू डाली है यहाँ पे, पहली बार एम पी ऑफ 0, यानी कि इस जगह तो की लिखते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो एम पी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, तो एम पी ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू, तो की के नीचे तो 0 आ जाएगा और वैल्यू के नीचे 0 आ जाएगा। ये आपका की वैल्यू पेयर बन गया पहला मैप के अंदर। जैसे हमने अभी 16 माइनस 0 को सर्च करा था ना, तो हमें कहीं कुछ नहीं मिला था, अब हमें पहला एलिमेंट मिला है 0 जो मैप के अंदर है। तो हम जैसे जैसे नम्स को आइटरेट कर रहे हैं ना, वैसे वैसे मैप को भी भरते जाएंगे पर वैल्यू। ठीक है, अब अगले आइटरेशन पे आऊँ। अगला जो आइटरेशन है ना वो भी यही है। अब आई प्लस प्लस हो गया तो आई की वैल्यू हो गई 1। 1 इज स्टिल लेस देन 5, क्योंकि आई इज लेस देन नम्स ऑफ साइज। तो 1 इज लेस देन 6, सॉरी। तो ये चलेगा लूप दोबारा। अब दोबारा इसने कहा कि एम पी डॉट फाइंड, इफ एम पी डॉट फाइंड टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है 16 माइनस नम्स ऑफ आई, यानी कि नम्स ऑफ 1। नम्स ऑफ 1 आपका क्या है, 2। 16 माइनस 2, यानी कि एम पी के अंदर हम ढूंढ रहे हैं एम पी डॉट फाइंड 14। क्या एम पी के अंदर 14 है, नहीं है, एम पी के अंदर एक ही एंट्री है वो है 0। तो ये मैप के बाहर आ गया, तो ये एम पी डॉट एंड हो गया, क्योंकि हमें मैप के अंदर कुछ मिला ही नहीं और ढूंढते ढूंढते हमने पूरा मैप खत्म कर दिया। तो एम पी डॉट फाइंड 14, हमें कुछ नहीं मिला, तो ये एम पी डॉट एंड हो गया, डबल इक्वल टू एम पी डॉट एंड। फिर से हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एम पी डॉट एंड के बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो इफ स्टेटमेंट के नीचे लिखा है ना एग्जीक्यूट करने के लिए, हम उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। चलो करते हैं भैया। क्या लिखा है, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई, यानी कि अब ये फिर से हमसे मैप में कोई वैल्यू एंटर करवा रहा है। तो एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई यानी कि एम पी ऑफ नम्स ऑफ 1। एम पी ऑफ नम्स ऑफ 1 क्या है, एम पी ऑफ नम्स ऑफ 1 पे क्या वैल्यू दे रखी है, 2। एम पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। आई यहाँ पे 1 है ना, तो एम पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू की वैल्यू। तो इस तरह ना यहाँ पे हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे हम इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट की इंडेक्स हमने वैल्यू में स्टोर कर दिया और हर एलिमेंट को की में स्टोर कर दिया है। तो 0 जो एलिमेंट है ना उसकी इंडेक्स 0 है, 2 जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 1 है। इस तरह अब हम अगले आइटरेशन पे आते हैं, क्योंकि एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, एफ एग्जीक्यूट हो चुका है तो फिर से लूप चलेगा। चलो जी चलाओ यार लूप। अब हमने दोबारा लूप चलाया, अब आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो आपने देखा कि दोबारा इफ स्टेटमेंट चलेगा। एम पी डॉट फाइंड टारगेट कितना है हमारा, टारगेट है 16 माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ 2। नम्स ऑफ 2 क्या है हमारा, 3। तो एम पी डॉट फाइंड 16 माइनस 3, यानी कि एम पी डॉट फाइंड 13। क्या 13 है इस मैप में, नहीं अभी तक तो नहीं है। तो ये फिर से एम पी डॉट एंड की इक्वल हो जाएगा, यानी कि इफ स्टेटमेंट फिर से ट्रू हो गया।
जब इफ स्टेटमेंट फिर से ट्रू हो गया तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा था उसे एग्जीक्यूट कर दो। क्या लिखा है इफ स्टेटमेंट के अंदर? एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई, यानी कि नम्स ऑफ टू इज इक्वल टू टू। एम पी ऑफ नम्स ऑफ टू है क्या? थ्री, तो एम पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू। तो हमने दोबारा एंट्री कर दी मैप के अंदर, और थ्री जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स टू है। ये बात हमने मैप में लगा दी कि ये थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स टू है, और एम पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू। ये हमने सिंटेक्टिकली उस बात को नोट भी कर लिया। सिंटेक्टिकली मतलब कंप्यूटर की भाषा में, जो सिंटेक्स होता है उसकी भाषा में। आगे बढ़ो। ये एम पी ऑफ, ये आई की वैल्यू ऑफ थ्री हो गई, आई की वैल्यू टू तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हम आए सेवन पे, यहाँ पे नम्स ऑफ थ्री हो गया सेवन। फिर से आप सर्च करो एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। टारगेट हमारा है 16 माइनस नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ थ्री। नम्स ऑफ थ्री क्या है? 7। 16 माइनस 7 होता है 9। क्या 9 है इस मैप में? नहीं है। तो फिर से एम पी डॉट एंड आ गया, वो मैप के बाहर आ गया। तो फिर से क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो हमने फिर से इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है उसको लिखा, यानी कि मैप के अंदर फिर से एंट्री करी। एम पी ऑफ नम्स ऑफ थ्री, एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई, तो एम पी ऑफ नम्स ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री, यानी कि एम पी ऑफ सेवन इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि नम्स ऑफ थ्री सेवन है। तो सेवन एलिमेंट जो है ना उसकी इंडेक्स थ्री है, ये बात हमने मैप में नोट कर दी। आगे बढ़ो। एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट चला चुके हैं, तो ये लूप फिर से चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। दोबारा सर्च करो एम पी ऑफ एम पी डॉट फाइंड, सॉरी, जब लूप खुलेगा तो फिर से वही इफ स्टेटमेंट चलेगा। एम पी डॉट फाइंड टारगेट है 16 माइनस नम्स ऑफ फोर, नम्स ऑफ फोर है 8, यानी कि एम पी डॉट फाइंड 8। क्या 8 है इसके अंदर? नहीं यार, 8 तो नहीं है इसके अंदर। तो भैया 8 को डाल दो इसके अंदर, वो हमने इफ स्टेटमेंट के नीचे जो लिखा है उसको, उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। तो एम पी ऑफ फोर इज इक्वल टू 8। तो सॉरी, एम पी ऑफ नम्स ऑफ फोर इज इक्वल टू 4, यानी कि एम पी ऑफ नम्स ऑफ फोर क्या है? नम्स ऑफ फोर है 8, एम पी ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। तो एम पी ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, 8 को भी उसके इंडेक्स के साथ हमने इसके अंदर एंट्री कर दी। अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ाओ क्योंकि एल्स लूप तो चला नहीं। अब हम आखिरी इंडेक्स पे आ गए 5 पे। अब दोबारा इफ स्टेटमेंट चला, एम पी डॉट फाइंड टारगेट यानी कि 16 माइनस नम्स ऑफ आई यानी नम्स ऑफ 5 यानी कि 9। 16 माइनस 9 क्या हो गया? एम पी डॉट फाइंड 7। यार 7 तो इसके अंदर है, इस जगह ये रहा 7। तो इस बार ये एम पी डॉट एंड नहीं हुआ, तो इफ स्टेटमेंट इस बार ट्रू हुआ ही नहीं। इस बार इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि एम पी डॉट फाइंड 7 पे हमें वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली? 3, क्योंकि की तो 7 है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 3। अब तक हमारे पास आंसर आ रहा था एम पी डॉट एंड, क्योंकि हम मैप के एंड तक पहुँच जा रहे थे, हमें कुछ मिल नहीं रहा था। इस बार मैप के एंड तक नहीं पहुँचे, उससे पहले हमें कुछ मिल गया। क्या मिला? 3 मिल गया। तो इफ स्टेटमेंट इस बार नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब चलेगा एल्स। यही इस डेटा स्ट्रक्चर की खूबसूरती है कि सॉल्व करते करते आंसर अपना फ्रेम हो रहा है। जैसे ही हमें ट्रू केस मिला, भाई 7 का ट्रू केस 9 के साथ बन रहा है ना, तो जैसे ही हमने 7 को स्टोर कर रखा था, सर्च करा, हमें 7 मिल गया। 9 से सर्च करा था हमने, एम पी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई हमारा 9 है, टारगेट हमारा 16 है, दोनों का डिफरेंस जो है 7 वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, यानी कि 7 एक एंट्री है, और वो हमने सर्च करी थी 9 से। भाई देखो, दोबारा देखो, एम पी डॉट फाइंड टारगेट 16 माइनस नम्स ऑफ आई 9, तो 16 हमारा टारगेट है, 9 हमारी एक पॉसिबल एंट्री है, और
उस पॉसिबल एंट्री के साथ जब हमने देखा ना कि उसका डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैप में, यानी कि वो पॉसिबल एंट्री से श्योर एंट्री बन गई है, कि वो एक प्रोबेबल एंट्री की जगह कंफर्म एंट्री बन गई। तो यानी कि हमारा आंसर है। तो अब हम एल्स में चले जाएंगे। हमने अपने कोड को बनाया ऐसा है कि जो हमारा आंसर आएगा वो एल्स पार्ट में आएगा। हम कंडीशन रिवर्स करके ऊपर आंसर ला सकते हैं और एल्स में स्टोर करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कंडीशन वहाँ पे लिख दो, उसकी कंडीशन यहाँ पे लिख दो, नॉट अ बिग डील। तो अब हमने एल्स को रन करा। देखो एल्स में क्या लिखा है। एल्स में लिखा है कि हमें रिटर्न करना है आई। आई क्या है? 5। और दूसरा हमें रिटर्न करना है एम पी ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है 16 माइनस नम्स ऑफ आई, यानी कि नम्स ऑफ 5। तो इन दोनों नंबर्स को रिटर्न करना है। तो 5 क्या है? वैसे 5 बाय द वे 9 की इंडेक्स है, ये रही। तो ये तो हमें रिटर्न करनी ही करनी थी। और दूसरी हमें क्या रिटर्न करनी है? 7 की इंडेक्स, यानी कि 3। देखते हैं क्या 3 आ रहा है हमारे पास। एम पी 16 माइनस नम्स ऑफ 5। नम्स ऑफ 5 क्या है? 9। ये दो नंबर रिटर्न करना है हमें। अब दोबारा ऐसे देखो, हम इसे मैथमेटिकली इक्वेशन इक्वेशन लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 16 माइनस 9 होता है 7। तो रिटर्न करना है 5 कॉमा एम पी ऑफ 7। एम पी ऑफ 7 क्या है? 3। तो 5 कॉमा 3 ये रिटर्न करना है हमें। एक सेकेंड। तो हमने ये रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? 5,3 जो हमें रिटर्न करना ही था। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमने पूरे में क्या गेम खेला है। हमने क्या गेम खेला है कि एक मैप फॉर्म कर दिया और मैप के अंदर हमने वो वैल्यूज डाल दी जो वैल्यूज हमारे काम की नहीं है। जैसे ही हमें कोई एक वैल्यू काम की मिली, हमने उसे कंपेयर कर लिया मैप के अंदर और उन दोनों वैल्यूज को रिटर्न कर लिया। इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी? हमने भाई पूरा लूप रन करा तो बिग ऑफ एन। हमने एक बार एम टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई को चेक जरूर करा है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है अंदर। जब भी हम अनऑर्डर्ड मैप को चेक करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे ना वो सीधे सीधे अपनी की जो रखी होती है ना उसको उस वैल्यू को रख लेता है। एम पी ऑफ 7 लिखा है कहीं पे, तो वो सीधे सीधे ना इस वाली की पे पहुंच जाएगा। एम पी ऑफ 2 लिखा है कहीं पे, तो वो सीधे सीधे इस वाली एंट्री पे पहुंच जाएगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगी। तो जैसे वहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी ना ब्रूट फोर्स में, कि वो बार बार हर नंबर से ऐड कर रहा था, यहाँ पे उसे वो नहीं करने की जरूरत है। वो बिग ऑफ 1 कंपेयर कर रहा है हर बार, हर एलिमेंट के लिए। तो बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ 1, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। वो एक बार इसलिए सर्च कर ले रहा है क्योंकि यहाँ पे ना 2 लिखा है, वो सीधे 2 रख देगा यहाँ पे। यहाँ पे मान लो अब उसने लिख दिया एम पी ऑफ 8, तो जैसे ही उसने 8 लिखा ना, वो सीधे सीधे इस जगह पहुंच जाएगा। अब उसने लिखा मान लो एम पी ऑफ 100। एम पी ऑफ 100 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कहीं जाएगा नहीं, सीधे एम पी डॉट एंड रिटर्न कर देगा। इसके कोड की परवाह मत करना, इसके कोड की पीडीएफ मिल जाएगी कुछ दिनों में। तो इस तरह हमने मैप का उपयोग करके हैशिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी बिग ओ ऑफ एन। अब 10 की पावर 4 इसकी मैक्सिमम लेंथ है, जो n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो 10 की पावर 4 प्यार से रन हो जाएगा कंपाइलर के अंदर, कोई टाइम लिमिट एरर नहीं आएगा। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बिग ओ ऑफ एन, फिर से, क्योंकि मैप के अंदर हमने सारी कीज़ को स्टोर करा था। वर्स्ट केस में सारी कीज़ स्टोर हो रही हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। एन क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट हैं उतना बड़ा मैप होगा। और मान लो नम्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो मैप की मैक्सिमम लेंथ 4 हो सकती है, उसमें 4 कीज़ बन सकती हैं। अगर मान लो उसके अंदर 100 एलिमेंट हैं, तो उसकी 100 जितनी लंबी एक मैप बन सकता है।
तो 10 की पावर 4 इसकी क्या कहते हैं मैक्सिमम एलिमेंट साइज है, तो उसकी 10 की पावर 4 मैक्सिमम साइज ऑफ मैप बन सकता है। तो ये वेरिएबल साइज है मैप का, जैसा इनपुट होगा उतना बड़ा मैप बनेगा। अगर छोटा इनपुट हो तो छोटा मैप बनेगा, बड़ा इनपुट हो तो बड़ा बनेगा। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। अब ये इसका एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का नुकसान भी है कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई, यानी कि स्पेस बढ़ गया। जबकि जो ब्रूट फोर्स था उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन थी, बिग ऑफ वन, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल स्पेस ले ही नहीं रहे थे, वहाँ पे हम सीधे सीधे सर्च कर रहे थे। लेकिन फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी। तो ये ना ट्रेड ऑफ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पाने के लिए कई बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को खोना पड़ता है। यानी कि इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस, इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मे गेट इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ। एंड इफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस, जो हमने ब्रूट फोर्स में देखा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट गई थी। बट ज़रूरी नहीं है, कई बार टाइम और स्पेस दोनों ऑप्टिमाइज में डाउन हो जाते हैं। डेट डिपेंड्स ऑन सोल्यूशन, डेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट यूज। टाइप ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशन भी इतनी मैटर नहीं करती, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। हैशिंग में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हायर साइड पर ही होती है, वो कभी भी लोअर पे नहीं होती। जब से मैप आया है ना, तब से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी डाउन चली गई है। जब मैप नहीं था, सी प्लस प्लस एस टी एल है ना, सी प्लस प्लस एस टी एल, इसके साथ मैप आया। इससे पहले सी प्लस प्लस में मैप नहीं होते थे, तब हमें ना सीधे सीधे बड़ी सी एक एरे लेनी पड़ती थी, फिर उस एरे के अंदर हैशिंग करते थे बहुत ही बेसिक वे में। तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का साइज बहुत ज़्यादा होता था। इस क्वेश्चन को हम बेसिक हैशिंग से भी कर सकते हैं बिना मैप के, लेकिन आजकल उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैप बहुत स्टैंडर्ड बन चुके हैं, तो उसे आप ना समझो या समझो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।